आ जाए आपका लेक्चर नंबर 8, बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 8 है, लास्ट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते। बात हो रही है, आज हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, बेसिकली कितने तरीके के होते हैं ये पढ़ने वाले हमने, और दो तरीके के जो टाइप्स हैं डीएनए, क्या बेसिक डिफरेंस है उसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली अगर बोलो तो ये भी एक तरीके का, इसको बोल सकते हैं बायोपॉलीमर। बायो का मतलब तो पता ही है, लिविंग के अंदर, लिविंग के अंदर प्रेजेंट जो होगा, और पॉलीमर तो मालूम ही है आपको, छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से मिलकर के क्या होगा, बनेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करो तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ होता है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस में टूटता है, उसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो मोनोसेकेराइड में टूटता है ना। अल्टीमेटली वो किस में टूटेगा, मोनोसेकेराइड में। इसी तरीके से अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन टूटता है तो अल्टीमेटली एमिनो एसिड में टूटेगा, एमिनो एसिड बनाएगा ब्रेक होकर के। उसी तरीके से अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड अल्टीमेटली अगर टूटेगा तो 3 पार्ट्स में टूटता है, लेकिन जो इसकी पॉलीमराइज होने वाली जो यूनिट होती है, जो मोनोमर यूनिट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर यूनिट होती है, उस मोनोमर यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर यूनिट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यही मोनोमर यूनिट पॉलीमराइज होती है, न्यूक्लियोटाइड के एन मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करेंगे, और ये एन मॉलिक्यूल्स जो होंगे पॉलीमराइज हो करके बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियो। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसी को हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये दो तरीके का हमको देखने को मिल सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक होता है डीएनए और दूसरा जो होता है वो होता है आरएनए। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलेगा अपने को लिविंग ऑर्गेनिज्म। आवाज में गड़बड़, चल हेलो, अभी आ रही है आवाज, हेलो। तो क्या बताया मैंने, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक बायोपॉलीमर है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट पॉलीमर है। जैसे प्रोटीन की बात हो रही थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात हुई थी, उसी तरीके से ये जो है आपका क्या है, एक पॉलीमर है। लेकिन बायोपॉलीमर इसलिए बोलते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिविंग में ही प्रेजेंट होगा, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होगा। किससे मिलके बना होगा, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी, मोनोमर यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर 1000 से भी ऊपर संख्या में
करोड़ों की संख्या में ये आपस में एसोसिएट होंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस के थ्रू ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम शुगर की बेसिस पे, शुगर अलग तरीके का होता है, इन दोनों में थोड़े थोड़े बेसिक डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंसेस की बेसिस पे दो कैटेगरी में रखेंगे। एक को बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम लोग बोलते हैं आरएनए। मतलब न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के पढ़ने वाले हैं, एक को बोलते हैं डीएनए, दूसरे को बोलते हैं आरएनए। तो फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे बनेगा, कौन कौन से बॉन्ड होंगे, ये सब चीजें बात करते हैं। ये स्लाइड नोट हो गई ऑनलाइन बच्चों, ये स्लाइड नोट हो गई। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करो तो सबसे पहले मैंने बताया डीएनए की बात हुई, और दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड है वो है आपका आरएनए। पहले फुल फॉर्म पे बात कर लेते हैं, नाम ही क्या है। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये वाला जो होता है आरएनए, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है देखो, एक टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड, एक टर्म होता है न्यूक्लियो, एक हम लोग शुगर लेंगे और उसमें एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ देंगे। एक शुगर के साथ अगर एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ होता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को? न्यूक्लियोसाइड। ये जो शुगर होती है ये होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब समझ गए? पेंटोज का क्या मतलब है बताइए? पेंटोज का मतलब 5 कार्बन होंगे, पेंटोज शुगर होती है इसमें, डीएनए में भी और आरएनए में पेंटोज शुगर होगी। ये जो पेंटोज शुगर है, अगर आपका डीएनए है तो इसमें इस शुगर का जो नेम होता है वो शुगर हो जाती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। अगर न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? डीएनए, तो शुगर कौन सी हो जाएगी? डीऑक्सी राइबोस शुगर। और अगर आपका आरएनए है तो आरएनए में जो शुगर होती है वो भी पेंटोज होती है, लेकिन उस शुगर का नाम क्या होता है? राइबोस। इनके स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन का ही डिफरेंस होता है, अभी सिखाते हैं। अगर डीएनए है तो उसमें जो पेंटोज शुगर होगी उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, और अगर आरएनए है तो उसमें जो शुगर होगी उसको हम लोग बोलते हैं राइबोस शुगर। कोई दिक्कत? शुगर में नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा। नाइट्रोजनस बेस होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजनस बेस कैसे कंपाउंड होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और बेसिकली जो ये होते हैं लुईस बेस। लुईस बेस की पहचान आप जानते हैं ना, क्या होती है लुईस बेस की पहचान? कौन बताएगा? लुईस बेस की क्या पहचान है? लुईस बेस की पहचान बताइए, कैसे पहचानेंगे कोई चीज लुईस बेस है?
इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, नाइट्रोजन पे इन पे लोन पेयर होता है, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इसलिए नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। और नाइट्रोजन पे क्या होगा, ऑन नाइट्रोजन इस पे लोन पेयर होता है। लुईस बेस तभी होगी ना कोई चीज जब उस पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर डोनेशन पॉसिबल होगा। तो शुगर है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोला है हमने न्यूक्लियोसाइड। शुगर पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर में डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, और अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर होगा। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है कार्बन के साथ साथ, और ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं और नाइट्रोजन लोन पेयर प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अब अगर हम लोग बात करें शुगर और नाइट्रोजनस बेस में फॉस्फोरिक एसिड भी जोड़ दें, शुगर और नाइट्रोजनस बेस में अगर फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। अभी तक हमने केवल शुगर और बेस जोड़ा था तो नाम क्या दिया था, न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी जोड़ेंगे तो जो स्पीसीज बनेगी उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो एक और नया नाम आया क्या, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या जोड़ रहे हैं, शुगर है प्लस नाइट्रोजनस बेस है प्लस फॉस्फोरिक एसिड है। ये सारी चीजें अगर हमने जोड़ दी इसमें तो इस पूरी स्पीसीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तीन चीजें जुड़ गई, तीन चीजें जुड़ गई तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होंगे, इसी तरीके के शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोरिक एसिड का ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये पॉलीमराइज होगा तो पॉलीमराइज होने के बाद ये बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम डीएनए या आरएनए बोलेंगे। उसमें डीएनए कब बोलेंगे, आरएनए कब बोलेंगे, उसमें एक शुगर की कंडीशन अभी तक मैंने आपको बताई कि अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो नाम दोगे डीएनए, अगर राइबोज शुगर है तो नाम क्या देंगे हम लोग, आरएनए नाम देंगे। और भी नाइट्रोजनस बेसिस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी बात कर लेते हैं। अब अगर बोलो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बना हुआ है जिसको डीएनए या आरएनए कह रहे हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डीएनए या आरएनए दोनों एक ही चीज नहीं है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए या आरएनए कह रहे हैं जिसको हम लोग, इसमें अगर हम बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड जैसे प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड था, है ना, CONH बॉन्ड था। कार्बोहाइड्रेट में कौन से बॉन्ड थे, मोनो मोनो सैकेराइड जुड़ते थे तो किस बॉन्ड से जुड़ते थे, जी से नाम था, बताइए जल्दी से अंशराज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थे ना। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा होगा, यहाँ पे पूछते हैं न्यूक्लिक एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हो गया। अब पेंटोज शुगर बनाई जाए, नाइट्रोजनस बेस बनाया जाए, कितने तरीके के बेस हैं ये सब बात कर लेते हैं। पहले टुकड़ों टुकड़ों में बात कर रहे हैं
किसके छोटे छोटे पार्ट क्या है, फिर डीएनए का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएंगे किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का कैसा होता है, ये बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अब बात कर लेते हैं किसकी, जो इसमें शुगर है, पेंटोज शुगर, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और दूसरी कौन सी थी, राइबोज। स्ट्रक्चर याद रखना होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बनाया जाए, इसको पहला कार्बन बोल दीजिए। पहले बनाए डीऑक्सीराइबोज, पहले कार्बन पे OH, H, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पे एक आएगा पांचवा कार्बन, यहाँ पे लिख दो CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे H और CH2OH है, फर्स्ट कार्बन पे OHH, सेकेंड कार्बन पे HH, थर्ड कार्बन पे है HOH, फोर्थ कार्बन पे ये H, इधर कार्बन, इधर O, इधर CH2OH लगाई हुआ है, फिफ्थ कार्बन ये है, ठीक है। ये जो शुगर है ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। फर्स्ट कार्बन पे HOH, दूसरे कार्बन पे HH, तीसरे कार्बन पे HOH, चौथे कार्बन पे H, और एक तरफ से O से रिंग से जुड़ेगा, और पांचवा कार्बन होगा आपका कौन सा, CH2OH, ठीक। अब दूसरा आपको बनाना है राइबोज शुगर, बस डिफरेंस इतना है कि राइबोज शुगर में जहां पर डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड पोजीशन पे HH लिया है, उस सेकेंड पोजीशन पे HOH लेना है, उस सेकेंड पोजीशन पे क्या लेना है, HOH। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, बना दें। ये OH, पहले कार्बन पे H, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे था HH, और यहाँ पे आ जाएगा HOH, तीसरे पे सेम टू सेम है, चौथे पे भी आपका सेम टू सेम। जैसा आपको नाम से पता लग रहा है ये है राइबोज शुगर, और इसका नाम दिया है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डी का मतलब होता है निकलना, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन निकल जाता है और यहाँ पे केवल H बचता है, तो ये शुगर डीऑक्सीराइबोज बन जाती है। और ये कौन सी शुगर थी आपकी, राइबोज शुगर थी। क्लियर है, बना लिया ऑनलाइन बच्चों, बना लिया। केवल दूसरे कार्बन पे डिफरेंस है, बाकी सब क्या है, सेम। पेंटोज शुगर है क्योंकि कार्बन कितने हैं, 5 है, ठीक है। रिंग कितने की बन रही है, रिंग जो बन रही है वो कितने मेंबर्ड की बन रही है, रिंग में 5 मेंबर आ रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग भी है, पेंटोज शुगर है। दोनों में कितने, किसका डिफरेंस है, केवल ऑक्सीजन का डिफरेंस है। डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम है और राइबोज में एक ऑक्सीजन ज्यादा है ना। बस किस पोजीशन से करना है आपका, सेकेंड पोजीशन पे जो डीऑक्सीराइबोज में HH था वहां पे सेकेंड पोजीशन पे राइबोज में क्या आ जाएगा, HOH आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो शुगर की इंफॉर्मेशन हो गई। अब नाइट्रोजनस बेस देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। आजकल पिछले ईयर में तो नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आया,
लेकिन उसके पिछले साल में नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया। तो इसके पहले क्वेश्चन स्ट्रक्चर से नहीं आते थे, तो स्ट्रक्चर से नहीं आते थे तो बस याद करना पड़ता था कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हमें याद हो तो काम बन जाता था। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर में इन्होंने क्या किया है कि स्ट्रक्चर वाइज भी क्वेश्चन दे दिए हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बताते हैं आपको स्ट्रक्चर। बेस में दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी को बेसिस में दो कैटेगरी है, एक को बोलते हैं प्यूरीन बेसिस और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं पिरिमिडीन्स। बेसिस में दो कैटेगरी है, एक को बोलते हैं प्यूरीन्स और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन्स। जो डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो दो कैटेगरी के हैं, एक को बोलते हैं प्यूरीन, दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन। प्यूरीन में दो आएंगे, याद रखिएगा, ए एंड टी। प्यूरीन में दो बेसिस आते हैं, एक को बोलते हैं ए, दूसरे को बोलते हैं क्या, टी। तो ए में क्या है, ए होता है एडिनिन और टी होता है थाइमीन। ए होता है एडिनिन, टी होता है थाइमीन। थाइमीन नहीं, सॉरी ग्वानिन। थाइमीन तो इधर होगा नहीं, ए और टी का तो कॉम्बिनेशन ही बनता है। जी जी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ए एन जी, ग्वानिन। थाइमीन हटा दीजिए, ग्वानिन। ए एंड जी, एडिनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, एडिनिन डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा, डीएनए आरएनए दोनों में। ग्वानिन भी जो होता है वो डीएनए में भी होता है और आरएनए। दूसरी कैटेगरी है पिरिमिडीन बेसिस। पिरिमिडीन बेसिस में तीन आ जाएंगे, यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन थे, यहाँ पे आएगा थाइमीन, साइटोसिन और एक आता है यूरेसिल। नाम क्या क्या है, थाइमीन, सी फॉर साइटोसिन और यू फॉर यूरेसिल। थाइमीन, साइटोसिन और कौन सा हो गया, यूरेसिल। ठीक, इसमें याद रखना है पॉइंट, थाइमीन केवल डीएनए में होता है, केवल डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होता है। और यूरेसिल केवल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होगा। साइटोसिन जो होगा ये डीएनए और आरएनए दोनों में। इसका मतलब डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो एडेनिन है, दूसरा है ग्वानिन और तीसरा है आपका कौन सा, साइटोसिन। ये डीएनए और आरएनए दोनों में होगा। थाइमीन केवल डीएनए में होगा और यूरेसिल केवल आरएनए में। ठीक है, बेसिस में डिफरेंस भी यही होता है, डीएनए में थाइमीन की जगह अगर यूरेसिल लगा दो तो आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है, आरएनए बन जाए। स्ट्रक्चर बनाएंगे इनके, बनाए जाए। ये स्लाइड नोट हो गई बच्चों? अब देखो, अगर डीएनए है
डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या कह सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होंगे, 2 स्ट्रैंड होंगे। 2 स्ट्रैंड का क्या मतलब है, ध्यान से समझो पहले, फिर नोट करना, आराम से ध्यान से पहले समझ। क्या चीज होगी आपका बीच में एक स्ट्रक्चर डाल दें क्या, शुगर होगी, इधर पे होंगे नाइट्रोजनस बेस और इसके साथ अटैच होगा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब डीएनए का स्ट्रैंड बना के दिखा रहे हैं कैसे बनेगा, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं पहले। फॉस्फोरिक एसिड को हम लिख देते हैं पी, ठीक है, और शुगर को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एस, नाइट्रोजनस बेस को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एन। ठीक, नाइट्रोजनस बेस को एन ना लिखो, बेस लिख देते, बी लिख देते, शुगर बेस को बी लिखते हैं तो शॉर्ट में ये लिख देते हैं। ठीक, डीएनए का स्ट्रैंड बनना है तो किस तरीके से बनेगा, कैसे कैसे जुड़ेंगे, देखो ध्यान से। ये मान लो कोई शुगर है, यहाँ पे कोई बेस जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक, फिर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लगेगा पी, फिर नीचे एक पेयर बनेगा शुगर और कोई बेस होगा, इसी तरीके से शुगर और कोई बेस, शुगर कोई नाइट्रोजनस बेस, शुगर कोई नाइट्रोजनस बेस, अलग अलग बेसेस लगेंगे। ये जो शुगर है और ये शुगर है, इसके बीच में फॉस्फेट से लिंकेज होगा। ये जो शुगर है, ये शुगर है, इसके बीच में फॉस्फेट से लिंकेज होगा। इस शुगर के बीच में फॉस्फेट से लिंकेज होगा, जुड़ेगा। ठीक ठीक, फिर एक इस तरीके से ये जो चेन बनेगी, ये जो लंबी सी इस तरीके की चेन बनेगी, इसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब था, एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब था एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक बेस, इसका कॉम्बिनेशन एक है वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब ये कई सारे जुड़ गए तो पूरी चेन को क्या बोलोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बोल देंगे, एक स्ट्रैंड। ठीक, अब जो आरएनए बना होता है, आरएनए में इसी तरीके का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, सैकड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इस तरीके से जुड़ जाते हैं बेसिस। आरएनए इस तरह होता है, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक, लेकिन अगर डीएनए की बात करोगे तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, अब इधर से भी बेस आएगा, इधर बेस होगा, शुगर होगा, फिर बेस होगा, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर, और ये आपस में, ये जो बेस और बेस होते हैं, ये आपस में बीच में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, यानी कि एक स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये सेकेंड स्ट्रैंड है। ये दोनों किससे जुड़े होंगे आपस में, बेसिस के थ्रू कनेक्ट होंगे, और बेसिस किस पे जुड़ेंगे, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड पे जुड़ेंगे। कौन से बॉन्ड यहाँ पे होंगे बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन, नोट नहीं करिए, अच्छा सा स्ट्रक्चर बताएंगे अभी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन, दोनों चेन आपस में किस बॉन्ड से जुड़ रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, दोनों आपस में जुड़ करके फिर क्या बना रहे हैं, डीएनए। इसीलिए डीएनए को बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड होता है इसमें। यहाँ पे फिर से शुगर और शुगर को कनेक्ट करने के लिए फॉस्फेट आ जाएगा,
यहाँ पे शुगर शुगर को कनेक्ट करने के लिए कौन आएगा, फॉस्फेट आएगा। क्लियर है बात। अब देखिए डीएनए है तो केवल एक स्ट्रैंड होगा, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। आरएनए है तो 2 स्ट्रैंड होंगे। अब आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए है तो डबल। अब बात होती है कि डीएनए में कौन कौन से, किसके सामने कौन सा बेस आएगा, और आरएनए में तो किसी के सामने कोई आता नहीं है ना। तो डीएनए में किसके सामने कौन सा बेस आने वाला है, इसको ध्यान रखिए। डीएनए की अगर बात करो तो डीएनए में बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है ए टी। याद रखो ए के साथ हमेशा टी जुड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड वाले स्ट्रैंड में ए है तो उसके सामने हमेशा कौन आएगा, टी आएगा। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन आता है। और ध्यान रखिए टी फॉर, याद रखिए 2, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में आप दिखाओगे। कितने बॉन्ड दिखाओगे, डीएनए के स्ट्रैंड में ए के सामने हमेशा कौन आएगा, टी आएगा। और बॉन्ड कितने दिखाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। इसी तरीके से डीएनए में जी के सामने कौन आएगा, हमेशा सी आता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 3। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो ए के सामने टी आ गया, तो कभी ऐसा भी हो सकता है टी के सामने बेस कौन सा आ जाए, इधर पे ए आ जाए, मतलब रिवर्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इधर अगर सी है तो कौन आ जाए इधर पे, जी आ जाए। ठीक है, इधर क्या होगा, वही अपना ये बेसेस जुड़ गए हैं बीच में, आपस में बेसेस जुड़ गए, यहाँ पे पेंटोज शुगर आएगी, फिर क्या आएगा, फॉस्फेट। इधर शुगर होगी, ये फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़, इधर शुगर होगी, इधर शुगर होगी। शुगर कौन सी होगी अगर डीएनए है तो, सेम शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर। इधर भी शुगर आ गई। यहां तक पॉइंट क्लियर है, मोटी 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 बात समझ में आई स्ट्रक्चर की। अब एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो और थोड़ी सी बात आपकी क्लियर। एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखाया जाए। जो आ जाए वो दिखा दे। अच्छा नहीं है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन देख पा रहे हो स्ट्रक्चर। ये सिंबॉलिक दिखाया गया है आपको, वो नहीं दिखाया गया, उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर है, सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक स्ट्रक्चर में एक बार समझो, फिर दूसरा स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखिए कौन कौन दिखाई दे रहे हैं आपके, एडेनिन दिखाई दे रहा है, और कौन सा दिख रहा है बेस आपका, थाइमीन दिख रहा है, और साइटोसिन दिख रहा है, और ग्वानिन दिख रहा है। 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं, एक स्ट्रैंड इधर चल रहा है और एक स्ट्रैंड इधर चल रहा है। दोनों साथ साथ में दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में दिख रहे हैं। दोनों को ध्यान से देखो अगर, तो ये रही पेंटोज शुगर, शुगर है। फिर यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, इसको इन्होंने बोला है ए, एडेनिन। ये वाले बेस को क्या बोला इन्होंने, एडेनिन बोला है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ब्लू वाला बेस कौन सा है,
थाइमीन, यहाँ पे थाइमीन इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर इधर एक पेंटोज शुगर जुड़ी हुई है इस तरह। ये बीच में अगर देखो ये वाली चीज, तो ये फॉस्फेट लिंकेज दिया हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इस फॉस्फेट और इस शुगर के बीच में फॉस्फेट लिंकेज है। यहाँ पे बनेगा कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ए के सामने टी। अगर यहाँ देखो तो ग्रीन वाला सी है, साइटोसिन है, और रेड वाला कौन सा है? ग्वानिन। ऊपर देखो, ऊपर फिर से कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है? ये है थाइमीन और ये क्या है? एडेनिन। फिर ग्रीन वाले को देखो तो ये क्या है? साइटोसिन और ये क्या है? ग्वानिन। फिर से यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? थाइमीन एंड एडेनिन। इसी तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा, देख पा रहे? अब दोनों स्ट्रैंड में एक बेसिक डिफरेंस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो। ये पेंटोज शुगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है ये, देखो ध्यान से। ये इधर ये जो बीच येलो लाइन मैंने बनाई है, इधर एक लेफ्ट में एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। दोनों के बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन होती है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। जो कनेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? बेस पे होता है। ये जो चीज है शुगर प्लस बेस, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? बैकबोन ऑफ डीएनए। मतलब बेसिक में स्ट्रक्चर बैकबोन ये होता है, साइड में कौन से ग्रुप लगे हुए होते हैं? फॉस्फेट से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी चीज, अगर दोनों की शुगर को देखो तो एक में शुगर इस तरीके की दिखाई दे रही है, दूसरे वाले में शुगर पेंटोज शुगर ही है लेकिन ऐसे दिखाई गई है। देख पा रहे हो? बोलो बच्चों, देख पा रहे हैं? ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। इसका मतलब एक का मान लीजिए, अगर सपोज ऐसे बोलो आप कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे पांचवा कार्बन होगा ना। अभी बनाई थी हमने पेंटोज शुगर। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये पॉइंट ध्यान से समझ लो कि एक जगह शुगर ऐसी सीधी क्यों दिख रही है और एक जगह उसका रिवर्स स्ट्रक्चर क्यों दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो पांचवें कार्बन और ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे तीसरा कार्बन बनेगा इस वाले का, इसका ये पांचवा कार्बन है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये वाली शुगर का, इस शुगर को देखें तो, और इसका यहाँ पे कौन सा कार्बन बनेगा? तीसरा बनेगा। तो 3 और 5 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फेट वहां पे जुड़ रहा है, लिंक कर रहा है। अगर इधर पे देखेंगे हम लोग तो जस्ट इसको रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर 3 और 5 के बीच में बन रहा है, मतलब ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऊपर की तरफ 5 होगा और नीचे की तरफ क्या आएगा आपका? 3 आएगा। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड चलता है 3 to 5, इसको बोलते हैं 3 एंड 5 एंड, एक चलता है 3 to 5 तो दूसरा चलता है 5 to 3। बात क्लियर है? डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? शुगर वही है, पेंटोज शुगर। पहले स्ट्रैंड में जो शुगर होगी वही दूसरे में भी होगी। बेसिस में क्या डिफरेंस होगा? अगर एक जगह एडेनिन है तो उसके सामने थाइमीन होगा, अगर एक जगह ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन होगा, अगर साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, थाइमीन है तो एडेनिन होगा। यही चार बेसिस डीएनए में प्रेजेंट होंगे। शुगर दोनों तरफ पेंटोज होगी, लेकिन पहला स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का, जो भी दोनों स्ट्रैंड होंगे उनके जो एंड होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर मान लो यहाँ पे ये शुगर का सपोज ये वाला शुगर का जो एंड है, ये पहला जो शुगर है वो जुड़ा हुआ है, फर्स्ट है, मान लो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो होगा नहीं अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इस जगह पे अगर देखो तो 1 2 3 4 5, इस जगह पे जो फिफ्थ एंड होगा, अगर यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है तो फिफ्थ एंड फ्री होगा। फिफ्थ एंड क्या होगा? फ्री होगा। इसी तरीके से अगर ये सेकेंड स्टैंड का आप देखोगे तो सेकेंड स्टैंड में यहाँ पे थर्ड एंड फ्री होगा।
थर्ड एंड क्या होगा, फ्री होगा। इसका मतलब एक ही स्ट्रैंड में जहां से शुरुआत हुई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जुड़ने की, वहां पे अगर 3 एंड फ्री है तो उसके सामने वाले में कौन सा एंड फ्री होगा, पांचवा एंड फ्री होगा। दोनों जो होते हैं स्ट्रैंड वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। डीएनए की अगर बात कर रहे हो तो कभी भी आप सिंगल स्ट्रैंड की बात नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन क्या होते हैं ये, एंटी पैरेलल बोलते हैं। कैसे होते हैं ये, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत डीएनए के स्ट्रक्चर में, बोले बच्चों। एडेनिन और थाइमिन और यही दो जुड़ेंगे, ये कॉम्बिनेशन ही यही है कि ए के साथ कौन जुड़ेगा, टी जुड़ेगा, जी के साथ कौन जुड़ेगा, सी जुड़ेगा, और सैकड़ों की संख्या में होंगे। नहीं, कोई रीजन नहीं है। यूरेसिल आरएनए में होता है। आरएनए और डीएनए में बेसिक डिफरेंस यही है कि आरएनए एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, राइबोज शुगर ला दोगे डीऑक्सीराइबोज की जगह, और दूसरी चीज क्या होगी उसके डिफरेंस, उसके स्ट्रक्चर में सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो इसके जैसे मान लो ये स्ट्रैंड है तो इसके सामने किसी को आने की जरूरत नहीं है ना, उसमें सीधे सीधे बस इस तरीके से। बस ध्यान रखना है वहां पे थाइमिन नहीं होता है, वहां पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आता है, थाइमिन एब्सेंट है उसमें आरएनए। क्लियर है यहां तक बात। अब एक और स्ट्रक्चर देखो। हाँ, जाओ जाओ। डीएनए का एक और स्ट्रक्चर देखो। कुछ बात समझ आ रही है, आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, आपने थोड़ा सा मेन मेन पॉइंट्स उसके क्या करने हैं, समझ लेने हैं आपको। डीएनए के स्ट्रक्चर के मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है, आपको समझ लेना है। सुंदर स्ट्रक्चर कोई नहीं है। कैंसिल क्यों हो रहा है, गूगल से क्या होगा। ओए पावर पॉइंट तो नहीं चला गया बंद होगा, पता चला जितना लिखा था गया। रिकवरी वाले पे जाना पड़ेगा ना। हाँ, टाइम क्या हो रहा है। हम्म हम्म। तो डीएनए की कुछ मोटी मोटी बातें समझ आ गई, बोलो बच्चों, आ गया। एक पिक्चर और इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक कोई आ जाए। स्टार लिख दिया मैंने।
अच्छी नहीं है, अच्छी तो दिख रही है वो। ये देखो, ओए होए, पूरे बोर्ड पे ही आ गई। देख, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर में आपको पता है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक साइंटिस्ट से वॉटसन एंड क्रिक, मतलब दो लोग थे, वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर का, ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी इन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर बताया। हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब है दो चीजें हैं, जैसे मान लो दो थ्रेड हो और दोनों थ्रेड को आप ऐसे करके घुमा दो, दो वायर्स ले लो और उसको इस तरीके से घुमा के उसमें लूप बना दो, हेलिक्स बना दो, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। नाम क्या है साइंटिस्ट का, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया हुआ है। कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है क्या, देखो है वही चीज, थोड़ा सा समझ लेते हैं, एडिशनल पॉइंट है कुछ इसमें। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है क्या, देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड, इधर ये दूसरा स्ट्रैंड है ना। ये आपकी शुगर है, ये बेसेस जुड़े हुए हैं आपस में सामने सामने, ये शुगर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एंड, मतलब यहाँ पे 3 फ्री है, यहाँ पे 5, पांचवा कार्बन फ्री है। नीचे की तरफ देखो कैसे लिखा है, ये वाली जो स्ट्रैंड है वो 3 एंड 5 एंड है, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे 5 वाला कार्बन फ्री है, यहाँ पे 5 एंड 3 एंड है। तो 3 एंड 5 एंड अगर एक है तो दूसरी वाली कैसी होगी, 5 एंड 3 एंड, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, 3 एंड 5 एंड, इसको बोलते हैं 5 एंड 3 एंड, 3 एंड 5 एंड 5 एंड 3 एंड। दो स्ट्रैंड है इस तरीके से। अगर ये स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों तरफ इस तरीके से ट्विस्ट हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने करी थी। और इसी तरीके का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली डीएनए का होता है, उसके लिए इसको उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज वगैरह मिला था। तो होता क्या है इसमें, अगर ध्यान से देखो तो ये जो हेलिक्स बन रहा है, हेलिक्स किस तरीके से बन रहा है, ये जो हेलिक्स बन रहा है, ये जो लूप बन रहा है, इस लूप में बीच में 10 बेस पेयर्स आते हैं। कितने बेस पेयर्स आते हैं, 10 बेस पेयर्स आते हैं। यहाँ पे देखिए नाम दिए हुए हैं, ये जो आपका ये बड़ा सा पोर्शन बन रहा है, इसको इन्होंने नाम दिया मेजर ग्रूव, और अगर कहीं पे छोटा ये पोर्शन बन रहा है तो इसको नाम क्या दिया इन्होंने, माइनर ग्रूव। इसके स्ट्रक्चर में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, यानी कि शुगर और फॉस्फेट जो होंगे वो बैकबोन की तरह काम करेंगे। बाकी इसके ये जो हेलिक्स है, इसमें स्ट्रक्चर में इस तरीके से क्या बताया मैंने कि मान लो एक हेलिक्स इस तरीके से है, ठीक, तो दूसरा हेलिक्स कैसे होगा, एक स्ट्रैंड ये है तो दूसरा वाला ऐसे। अब ये जो ग्रूव है, ये पूरा ये जो ग्रूव है, इसमें कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10। कितने बेस पेयर्स होंगे इस पूरे लूप में, इस पूरे लूप में कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स। कौन है ये, टेन बेस पेयर्स होंगे इस लूप में पूरे। और ये जो 10 बेस पेयर होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे
अगर एक जगह पे ए है, डीएनए की बात कर रहे हो, एक जगह पे मान लो ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे मान लो जी है तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी हो जाएगा, यहाँ सी है तो जी हो जाएगा, टी है तो ए हो जाएगा, टी है तो ए हो जाएगा। रिपीटिशन भी हो सकता है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरीके से 10 बेस पेयर्स लगे हुए होंगे। और इस लूप में 10 बेस पेयर्स जो होते हैं, यहाँ पर इसकी जो पूरी लेंथ होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। 10 बेस पेयर्स इस पूरे लूप में होते हैं और इसमें कितनी इसकी वो होगी, लेंथ होगी पूरी 34 एंगस्ट्रॉम। अगर दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस बोले, 2 के बीच का डिस्टेंस बोलो, तो वो आ जाता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि 10 के बीच में कितना बना है गैप, 34 का बना है, तो 2 के बीच में कितना आ जाएगा, 3.4 का आ जाता है। ये जो पूरी जगह है, इतना इतना जो चौड़ाई है, ये पूरी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायामीटर। ये पूरी जो चौड़ाई इतनी, ये जो बीच वाला पोर्शन आएगा, ये चौड़ाई को बोलते हैं डायामीटर। ये डायामीटर रिपोर्टेड है 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना रिपोर्टेड है डबल हेलिक्स में, 20 एंगस्ट्रॉम। ये इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। हाँ, नहीं, ऑर्डर डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, अलग। हाँ, बता देते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आया डीएनए का। ऑनलाइन बच्चों, नोट हो गया ये पॉइंट, तो बोलिए आगे बात करें। अब डीएनए की अगर बात करो, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं कि डीएनए जो काम करता है, वो काम करता है न्यूक्लिक एसिड की तरह। और न्यूक्लिक एसिड का काम होता है, स्पेशल काम होता है न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए का एक स्पेशल काम है कि इंफॉर्मेशन को या कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ले जाना, वन जनरेशन टू वन जनरेशन में एक को आप बोल सकते हो पेरेंट जनरेशन से कैरेक्टर कहाँ जाएगा, डॉटर जनरेशन में। जाते हैं कैरेक्टर्स, किसकी वजह से जाते हैं, डीएनए की वजह से जाते हैं। डीएनए की वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। जैसे कभी कभी आप या हम या कोई भी ऐसे बात करता, वो बच्चा अपने बिल्कुल पापा की तरह दिखता है, वो बच्ची बिल्कुल अपने किसकी तरह दिखती है, बच्चा ये बच्ची किसकी तरह दिखती है, मम्मी की तरह। उसके हेयर्स बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह हैं। तो ये सब जो सिमिलरिटी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स जो आपके प्रोसीड कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो किसकी वजह से जाते हैं, डीएनए की वजह से जाते हैं। इसीलिए डीएनए को हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए को क्या बोलोगे आप, हेरिडिटरी मटेरियल।
हेरिडिटरी मटेरियल किसी भी उस चीज को आप कह सकते हो जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में लेकर के जाता है। डॉटर डॉटर नाम देते हैं, डॉटर जनरेशन बोल सकते हैं, आने वाली जनरेशन बोल सकते हैं, है ना। डॉटर नाम दे दिया, पर ऐसा नहीं डॉटर का मतलब डॉटर से ही नहीं मतलब है ना। अब देखो हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है तो हेरिडिटरी मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ले जाएगा, कैरेक्टर्स को लेकर के जाता है। तो किस तरीके से जाता है, थोड़ा सा एकदम छोटे से पार्ट में समझ लो, ज्यादा नहीं समझना है, डिटेल में बायो में नहीं जाना है, ठीक है। जितना केमिस्ट्री का पार्ट है उतना ही समझना है। देखो किसी की भी बॉडी है मान लीजिए, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, पूरी इसकी बॉडी है, ठीक है। कोई भी मान लो पर्सन का एग्जांपल ले लेते, कोई भी तन्मय को ले लो, नहीं किसी का नाम नहीं लेते, कोई पर्सन है मान लो, वो किसी की बॉडी है ए, तो बॉडी में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम होंगे, है ना। उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव, फलाना ढिमका, दुनिया भर के सिस्टम होंगे। ऑर्गन सिस्टम में एक एक अलग अलग ऑर्गन होगा। ऑर्गन किससे बना हुआ होगा, टिश्यू से बना होगा। टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल। सेल का वो कॉम्बिनेशन जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू नाम दे देते हैं। तो सेल हो गया। सेल जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की सेल जो होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। किसी भी सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस अगर है तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स बने हुए होंगे किससे, इसमें होगा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। और ये जो डीएनए होगा, इस डीएनए के अगर छोटे पार्ट को बोले तो हम बोलते हैं, इस डीएनए के छोटे पार्ट को बोलते हैं जीन। क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम का वो एक छोटा सा पार्ट जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच गए, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए तक पहुंच गए, ठीक। अब मान लो एक कैरेक्टर को दूसरी जनरेशन में जाना है, तो ये जो डीएनए होता है ये अपने जैसा ही दूसरा डीएनए बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। डीएनए में क्या कैरेक्टर होता है, डीएनए की स्पेशलिटी क्या है, डीएनए में कि डीएनए जो होगा उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है रेप्लिकेशन का, या उसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। मोटी मोटी बात समझा रही हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बायो में नहीं जाना है। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन का मतलब होता है अपने जैसा ही डीएनए, क्लोन बना देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अपने जैसा ही एक क्लोन प्रोड्यूस कर दे, तो उसी तरीके से डीएनए अपने ही जैसा एक डीएनए बनाता है। इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, छोटा सा एकदम समझ लो, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ी सी बात बताएंगे आपको। यहाँ पे मान लो शुगर अटैच है, ठीक। बीच में क्या अटैच होंगे, एडेनिन के साथ मान लो यहाँ पे थाइमीन अटैच है, यहाँ पे थाइमीन है, एडेनिन अटैच है, यहाँ पे जी है, सी अटैच है, यहाँ पे सी है मान लो, जी अटैच है, फिर से जी अटैच है, और यहाँ पे क्या है, सी है ना। इधर दूसरा स्टैंड होगा शुगर, शुगर, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं। इतना इतना पक्का है
कि ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने जी होगा, इतना पक्का। अब यहाँ पे फॉस्फेट लग गए, पी लिख दे रहे हैं फॉस्फेट। इस तरीके से लंबी सी चेन होगी, दोनों तरफ ऐसा ही होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज है। अब अगर इस डीएनए को डुप्लीकेट करना है, रेप्लिकेट करना है, तो होता क्या है, बीच से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बीच से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो चीज ऐसे थी, ये टूटेगा अकेले अकेले में, अकेले अकेले में टूट गया, और फिर उसके बाद क्या होगा, अकेले अकेले टूट जाएगा, और ये वाला स्ट्रैंड अब अलग हो गया, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, इस स्ट्रैंड के सामने अब नया ऐसा स्ट्रैंड बनेगा, और इस स्ट्रैंड के सामने नया ऐसा स्ट्रैंड बनेगा। मतलब ये एक डीएनए था, इस डीएनए से क्या बन गए, दो डीएनए बनेंगे, सेम दो डीएनए बन जाएंगे। कैसे, ब्रेक अगर हो रहा है, मान लो ये टूट रहा है, तो ये अलग हुआ तो कैसे अलग होगा, ए एस टी एस, फिर जी एस, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, सी एस, ये अलग हो गया ना ये वाला स्ट्रैंड, और इधर वाले को अलग करो तो क्या हो जाएगा, टी के साथ एस आ गया, ए के साथ एस, सी के साथ एस, जी के साथ एस, ऐसे आ गया। अब दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए, अलग अलग हो गए। अब इसके सामने डीएनए में चांसेस है, इसके सामने अब ये अलग हुआ तो ऐसी एक और नई चीज बना लेगा। मतलब यहाँ पे अब आके जुड़ेगा टी, यहाँ पे ये वाला टी नहीं जुड़ रहा है, ऐसा नहीं जो अलग हुआ वही जुड़ जाएगा, दूसरा बन जाएगा। यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, फिर से यहाँ पे कौन आ गया, इसके सामने सी आ गया, फिर से यहाँ पे इसके सामने कौन आ गया, जी आ गया, और यहाँ पे एक यहाँ फॉस्फेट वगैरह जुड़ेंगे, एक स्ट्रैंड ये तैयार हो गया, और दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे तैयार हो जाएगा। टी के सामने कौन आ जाएगा, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, इस तरीके से। हाँ। तो एक स्ट्रैंड के सामने क्या हो गया, दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा। अब एक डीएनए था ये ब्रेक हुआ पहले, फिर एक डीएनए से एक ये वाला डीएनए, ये दूसरा, दोनों सेम टू सेम है, इसलिए इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। मान लो ये सेल है, ये सेल में एक डीएनए था, इस डीएनए से क्या बना, फिर इसी सेल के अंदर दो डीएनए बन गए सेम टू सेम, एक डीएनए ये था, इसी तरीके के दो डीएनए बन गए, फिर ये सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, और डिवाइड होके दो नई डॉटर सेल बना लेगी, उसमें सेम टू सेम क्या होगा, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का काम क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को भेजना, पास ऑन करना। क्लियर है बात, यहां तक का पॉइंट, बोलो बच्चों। हाँ जैसे, हाँ हाँ, आपका जो बच्चा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कितने कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, दैट डिपेंड्स। अब बायो नहीं पढ़नी है यहाँ पे, बायो नहीं पढ़नी, जितनी काम की बात थी उतनी करती है, अलग से क्लास केस में अलग से बात करना, ठीक है। तन्मय कह रहे हैं कि मेरा जो बच्चा होगा वो क्या होगा, मेरी तरह ही बुद्धिमान होगा। किसने आपको बोला है बहुत बुद्धिमान है, तो अगर बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए के दो काम हैं, एक तो हेरिडिटरी मटेरियल है, मतलब कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। दूसरा, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनता है सेल के अंदर, उसके लिए गाइडेंस देता है। मतलब अगर कोई प्रोटीन बनना है ना, तो डीएनए क्या करता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन देगा कि इस हिसाब से ये बनेगा, तो उस हिसाब से डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली जो रोल होता है वो आरएनए का होता है,
लेकिन ऑर्डर किसका चलता है? जैसे मान लो किसी फैमिली में कोई हेड ऑफ द फैमिली, उसको कोई काम वाम नहीं करना है, लेकिन ऑर्डर क्या होगा? उसका ही चलेगा। अगर जो वो बोलेगा ये वाली प्रोटीन बननी है तो वही प्रोटीन बनेगी। समझ आ रही बात? तो डीएनए क्या हो गया? मास्टर हो गया। आरएनए भी काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आरएनए मास्टर नहीं है। मास्टर कौन है? डीएनए। ठीक, आरएनए की बात कर ली जाए। अब दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डीएनए आरएनए अलग अलग तो पढ़ ही लिए, अब दोनों में क्या पढ़ ले? डिफरेंस पढ़ लो। डिफरेंस से पॉइंट आ, क्या फालतू बातें ही करनी होती हैं, अच्छी बातें करते हैं। डीएनए आरएनए में डिफरेंस कर लो, कर चुके हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा क्या है? आरएनए है राइबोन्यूक्लिक। ठीक, यहाँ पे होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में कौन सी शुगर होती है? ठीक, डीएनए के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट बात क्या है? डबल स्टैंडर्ड होता है, स्ट्रैंड बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए में बेसेस जो होंगे, डीएनए में जो बेसिस होंगे, एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा। बेसिस ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। और आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होंगे? एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमिन की जगह कौन होगा? यूरेसिल। हाँ, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। थाइमिन के प्लेस पे कौन होगा? यूरेसिल। यानी एडेनिन के साथ यहाँ पे किसको जोड़ना है हमको? यूरेसिल को। अगर स्ट्रैंड बना हुआ है, बना करके दिया है, और उसमें यूरेसिल आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको समझना है किसका स्ट्रैंड है? आरएनए का। अगर उसमें थाइमिन दिखाई दे रहा है तो किसका समझना है स्ट्रैंड? डीएनए का। बाकी जो बेसेस है उनसे डिफरेंशिएट बाकी तीन से नहीं कर सकते। हाँ, आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। आरएनए के और भी काम है, पर मेन जो काम है आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस कराना। आरएनए भी न्यूक्लियस में होता है। हाँ, क्या? तो टी और यू का डिफरेंस हटाओगे तब ना, बेस थोड़ी हटते हैं। जब बाइफरकेट होता है, टूटता है, तो बेस थोड़ी हटते हैं, बेस तो वही रहते हैं, है ना? क्लियर है? ये पॉइंट नोट हो गए सबको बच्चों? सवाल कर लें कुछ? एनसीईआरटी ओपन करो, देखो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह दी है कि कुछ दिया है इस तरीके की चीजें तो बताई जाए, नहीं दी है तो ना बताएं। एनसीईआरटी ओपन करके देख लो जरा। हाँ, दिखाओ मुझे ऑनलाइन बच्चों।
ये तो लास्ट में लिया है। देखो अपने एनसीईआरटी में तो शुगर का स्ट्रक्चर दे रखा है, शुगर का स्ट्रक्चर याद कर लो। नाइट्रोजनस बेसिस जो दे रखे हैं उनका स्ट्रक्चर याद करना होगा। किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं नाइट्रोजनस बेसिस से वो मैं डिस्कस कर देती हूँ, है ना। डीएनए आरएनए में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं वो बात हो गई है। आरएनए के टाइप्स नीचे दिए हुए हैं, आरएनए के टाइप्स बता देते हैं आपको। हो गया ये तो। हार्मोन्स वाला जो पैरा है वो बता देते हैं, क्योंकि हार्मोन्स वाले पैरा से क्वेश्चन एक दो बार आए, है ना। तो थोड़ा सा देख लो। पहले हार्मोन्स वाला पैरा करा दे, उसके बाद आपको करवा दे क्वेश्चंस, है ना। ऑनलाइन में बच्चों को क्या हुआ है? ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चे कोई दिक्कत है? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है कुछ। वर्तिका कौन है बेटा? वर्तिका शर्मा कौन है? आप ही हो ना? हाँ, आजकल पूछना पड़ जाता है, कोई कोई आउटसाइडर चले आते हैं अपनी क्लास में। अच्छा चलो, डीएनए के जरा बायोलॉजिकल फंक्शन पढ़ लेते हैं, पढ़े हुए हमने वैसे, फिर भी एक बार रीडिंग लगा दो। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, बात बार बार हो चुकी। मे बी रिगार्डेड एज रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रिजर्व की तरह काम करेगा। डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ईयर्स। मतलब एक कैरेक्टर है, अगर एक कोई कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर हैं, चार कैरेक्टर हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो जाते रहते हैं। किसकी वजह से जाते हैं? डीएनए की वजह से। A DNA molecule is capable of self duplication during cell division. सेल डिवीजन के दौरान इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर्ड टू डॉटर सेल्स। एक सेल ने अपने अंदर पहले डीएनए क्या बनाए? दो डीएनए बनाए, अपने जैसा ही एक डीएनए बना लिया, और फिर उसके बाद उस सेल का डिवीजन हो गया, और एक सेल से कितने सेल्स बन गए? दो सेल्स बन गए। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रोटीन सिंथेसिस। अभी दूसरा फंक्शन आपको बताया ही था, प्रोटीन सिंथेसिस। सेल में जितने भी काम होंगे उन कामों के लिए एंजाइम चाहिए, उन कामों के लिए प्रोटीन चाहिए। तो सारी प्रोटीन की सिंथेसिस किसके थ्रू होती है? न्यूक्लिक एसिड के थ्रू होती है। एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स in the cell, but the message for synthesis of a particular protein is present in the DNA। मतलब कौन सा प्रोटीन बनने वाला है, उस प्रोटीन के लिए एक कोड होता है। जैसे आपकी बात अगर करी जाए कि कोई काम होना है ना, कोई वर्क होना है, जैसे पुरानी मूवीज आपने देखी होंगी, तो पुरानी मूवीज में कोई लॉक खुलना है तो उसके लिए कोड है। चोरी वोरी से रिलेटेड पिक्चरें बनती थी ना, कि इसके लिए ये एक कोड है, इस लॉक के लिए ये कोड लगाओगे तो ये ओपन होगा लॉक, और फिर तिजोरी से आपको क्या मिल जाएगा? खजाना मिल जाएगा। ऐसे तरीके की चीजें देखी होंगी आपने। तो इसी तरीके से किस प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, उसके लिए ये जो बेसेस होते हैं, इन बेसेस के तीन तीन के कॉम्बिनेशन के कोड होते हैं,
उनको हम बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं? कोडॉन। प्रोटीन जो बनता है वो किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है। मान लीजिए कोई प्रोटीन बनना है जिसमें पहले ग्लाइसिन आएगा, फिर एलानिन आएगा, फिर मेथियोनिन आएगा, है ना? तो ग्लाइसिन के लिए एक स्पेशल कोड होगा। ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनके 3-3 से मिला करके एक स्पेशल कोडिंग होती है। तो वो जो कोड डिसाइड होता है वो डीएनए के थ्रू होता है। कोड की बात अगर करें, जैसे एक कोड होता है AUG, ये जो कोड होते हैं इनको बोलते हैं कोडॉन। क्या नाम देते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं कोडॉन। वो होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 बेसेस से मिलकर के बना हुआ है। ये देखो AUG, इसको हम लोग याद करते थे अपने टाइम पे, इसको बोलते थे आओ जी। क्या बोलते थे हम लोग? आओ जी। आओ जी नहीं है क्या? AUG। और फिर उसके बाद होता है GUG, जाओ जी बोलते थे, बट है क्या? GUG। G फॉर ग्वानिन, U फॉर यूरेसिल, G फॉर ग्वानिन। A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरेसिल, G फॉर ग्वानिन। ये दोनों जो कोडॉन है, ये दोनों जो कोड हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये वाला कोड जारी होता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन के लिए, शुरू होने के लिए ये दोनों कोड शुरू होते हैं, शुरू में आते हैं, शुरू में मिलते हैं। इसीलिए इन कोडॉन को हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। क्या नाम देते हैं? इनिशिएशन। अब ग्लाइसिन जैसे लगना है, फिर मेथियोनिन लगना है, तो सबके लिए अलग अलग कोडॉन होते हैं। अलग प्रोटीन के लिए अलग कोडॉन, अलग अलग तरीके के कोडॉन होते हैं। कोडॉन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट। जैसे मान लो कोई प्रोटीन बननी थी, उसमें आपके 1000 एमिनो एसिड लगने थे, तो 1000 कोड आ गए और 1000 कोडॉन आ गए, और उसके बाद लास्ट में एक कोडॉन आता है। उन कोडॉन को हम लोग बोलते हैं जहां पे जो प्रोटीन सिंथेसिस को अब रोक देते हैं। मान लो कोई प्रोटीन बनी है जिसमें 1000 अमीनो एसिड लगने हैं, अब जब 1000 वाला आएगा तो उसके बाद एक कोड आता है, जिन कोडॉन्स को हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। वो कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। तो इसी तरीके से ट्रिपलेट का एक कॉम्बिनेशन होता है ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन। ये AUG और GUG क्या थे? इनिशिएशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो ये वाले कोडॉन यूज होंगे, इनिशिएशन कोडॉन। और प्रोटीन सिंथेसिस को अगर बंद करना है, रोकना है कि अब इतना प्रोटीन बन गया, अब इस प्रोटीन को यहीं पे रोक देना है सिंथेसिस को, तो उसके लिए यूज होता है टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन में भी ट्रिपलेट आता है, जैसे आता है UAA, UGA और UAG। यही 3 हैं, ये 3 प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। और ये 2 हैं AUG और GUG, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कराते हैं। जो स्टार्ट कराता है दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन, जो रोकता है उसको बोलते हैं, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस अब बंद होनी है ना। मान लो हमने बोला कि हमें ऐसा प्रोटीन बनाना है जिसमें 1000 अमीनो एसिड लगे हुए हो, तो जब 1000 वाला आएगा तो 1000 पे अमीनो एसिड कौन सा आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, वहां पे कोडॉन। इस कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड आता है, अटैच होता है और प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये कोडॉन किसके हिसाब से चलते हैं? ये कोडॉन चलते हैं डीएनए के हिसाब से। यानी कि अगर प्रोटीन बननी है तो उसको पूरा ऑर्डर कौन देगा? डीएनए देगा। डीएनए से मैसेज जाता है आरएनए में, आरएनए से फिर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए के सरफेस पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनता है। क्लियर है बात? हाँ, एक कोई एक आएगा, या तो आओ जी आएगा या जाओ जी आएगा, AUG या GUG, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, क्योंकि कोडॉन की बहुत इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है और ये बायोलॉजिकल पार्ट है, इसलिए बहुत डिटेल में जाने की अपने को याद करने वाली चीजें ही बहुत है, तो जरूरत नहीं है। Actually, the proteins are synthesized by various RNA molecules in the cell, but the message for synthesis of particular protein is in from the DNA.
बनाएगा तो आरएनए, प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा, सिंथेसिस का काम आरएनए करेगा, लेकिन उसको ऑर्डर देने का, उसको गवर्न करने का काम कौन करेगा, डीएनए, यानी सुप्रीमो कौन है, डीएनए। ठीक, अब ये पैरा करा देते हैं हार्मोन्स वाला, इसमें भी जो डिटेलिंग है वो बायो से रिलेटेड है, बट क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से आए हुए हैं तो पॉइंट्स में करके आपको याद करना पड़ेगा हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज देने के लिए। पहली लाइन एक क्वेश्चन, These are produced by endocrine glands। अपनी बॉडी में कई तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड की, उससे सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, एंड आर पोर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में डायरेक्टली चले जाते हैं, एंड विच ट्रांसपोर्ट देम टू द साइट ऑफ एक्शन। जिस हार्मोन की बॉडी में जहां पे जरूरत है, ब्लड उस चीज को, उस हार्मोन को वहां पे पहुंचा देता है। क्लियर है बात यहां तक की? इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर सम ऑफ दीज आर स्टेरॉइड्स। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड होते हैं। ये स्टेरॉइड एक केमिकल की कैटेगरी है जिसमें नाम आता है एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन का। सम आर पॉलीपेप्टाइड, एग्जाम्पल होगा इंसुलिन। इंसुलिन की अभी बात हमने लास्ट क्लास में करी थी कि इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड थे, 51 अमीनो एसिड थे। दो तरीके की सब यूनिट थी, एक सब यूनिट में 30 अमीनो एसिड, एक में 21। तो फिर एंडोफ्रेंस, सम अदर्स आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव सच एज एफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये सारे हार्मोन के नाम हैं। कौन कौन से नाम अभी तक हमने पढ़े, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। कहां से निकलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे, ब्लड में चले जाएंगे सीधे, और वहां से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे जहां पे उसकी जरूरत है। Hormones have several functions in body. They help to maintain balance in biological activities of body. Role of insulin is keeping blood glucose level within a narrow limit. इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक लिमिट तक रखना। इंसुलिन इज रिलीज्ड इन द रिस्पॉन्स टू रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज। अगर आप एकदम से खूब सारा ग्लूकोज खा लीजिए तो आपके बॉडी में क्या होगा, अचानक से बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हार्मोन ग्लूकागॉन, एक दूसरा हार्मोन है, नाम क्या है, ग्लूकागॉन, टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। एक हार्मोन इंसुलिन था जो कंट्रोल कर रहा था ग्लूकोज को, एक हार्मोन है ग्लूकागॉन जो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। नहीं, टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जैसे अब आपसे क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं, अगर एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम करें तो कर सकते हैं, दो वो हार्मोन के नाम बताइए जो ब्लड शुगर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो नाम क्या है, दो नाम याद रखेंगे। इंसुलिन का नाम तो तुरंत याद आ जाता है, बहुत सारे लोगों के घर में डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम होती है लोगों को। ग्लूकागॉन दूसरा है जो इंसुलिन के लेवल को जो ग्लूकोज लेवल में हेल्प करेगा। Two hormones together regulate glucose level. Epinephrine and norepinephrine mediate response to external stimuli. Epinephrine और norepinephrine जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन है वहां पे ये निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स प्ले रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। गले के पास इधर पे थायराइड ग्लैंड होती है, उससे निकलता है, और इज अमीनो एसिड टायरोसिन से रिलेटेड है। ये एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन का लेवल बहुत लो हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये किसके सिस्टम से आवाज आ रही है,
प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म। एक बार क्वेश्चन पूछा है थायरॉक्सिन का लेवल लो होने से कौन सा डिजीज होता है, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब पहचानेंगे कैसे, कैरेक्टराइज्ड बाय लेथार्जिनेस एंड ओबेसिटी, है ना, बहुत थकान लगेगी, मोटापा हो जाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज हाइपरथायराइडिज्म। अगर कम है तो बोलते हैं हाइपो, अगर ज्यादा है तो क्या बोलते हैं उसको, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं डिजीज को। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? बड्डा हो गया था। हाँ, थकान लगती है, पेशेंट को क्या लगती है, थकान। अगर इंक्रीज लेवल है थायरॉक्सिन का तो बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। लो लेवल ऑफ आयोडीन इन डाइट, अगर डायोडीन में, इसीलिए बोलते हैं ना आयोडाइज्ड नमक खाइए, अगर आयोडीन का लेवल कम है तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इन और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो गले के पास जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थोड़ी सी फूल जाती है। ये अगर फूल जाती है तो इस स्पेशल कंडीशन को बोलते हैं ग्वार्टर। नाम क्या देते हैं, ग्वार्टर। हाँ, ग्वार्टर ठीक हो जाता है इन जनरली। हाँ, तो उनको ज्यादा हो गया। किसी डिजीज की एक लिमिट भी तो होती है ना, कितना गड़बड़ हो रखा है आपको, ये भी तो एक बात होती है। कोई चीज कितनी प्रॉब्लम में है वो भी तो बात होती है। ठीक, तो लार्ज हो जाता है, कंडीशन को क्या कहते हैं, कंडीशन को क्या कहते हैं, नाम लिखा नहीं इन्होंने। कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एडिंग सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड अगर आप दे दो या आयोडाइज्ड सॉल्ट दे दो, कमर्शियल जो सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होता है, तो उसको यूज कर दो तो ये प्रॉब्लम क्या होगी, एड्रेस हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात आती है स्टेरॉयड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेट। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है और दूसरा टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, इससे निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। हार्मोन तो इन्होंने दुनिया भर के दे दिए, और हार्मोन का लेना देना आपका मतलब आपकी जिंदगी से तो है, लेकिन केमिस्ट्री में तो इतना नहीं है। हाँ, हाँ, क्वेश्चन किसी भी लाइन से बन सकता है। इस ये चीजें हैं, इनसे किसी भी लाइन से क्वेश्चन बना दे रहे हैं। जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको किससे बनाया इन्होंने क्वेश्चन। हाँ, हाँ, जैसे ये हार्मोन है, देखो, प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिपेयरिंग यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो किसके लिए है, आपका एग के इम्प्लांटेशन, मतलब आपका फर्टिलाइज जो एग है उसके इम्प्लांटेशन के लिए। तो मदर में, प्रेग्नेंट लेडी में ये क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, जो बेबी का इम्प्लांटेशन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद अब इससे जो सवाल आया वो तो बताऊं मैं आपको। हम्म, टेस्टोस्टेरॉन अभी बात कर रहे थे ना हम लोग। टेस्टोस्टेरॉन इज मेजर सेक्स हार्मोन इन मेल्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, डीप वॉइस। जैसे अगर आप देखो तो मेल की वॉइस क्या होती है, भारी होती है, फीमेल्स की वॉइस क्या होती है, पतली होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि उनमें कोई स्पेशल सिस्टम लगा हुआ होता है यहाँ पे कुछ, है ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, दैट इज रिलेटेड टू हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का खेल होता है जो मेल्स में सिक्रीट होता है, उसकी वजह से डीप वॉइस होगी, फेशियल हेयर्स होंगे, है ना, जैसे बोलते हैं ना दाढ़ी मूछ बॉयज को ही क्यों निकलती, गर्ल्स को क्यों नहीं निकलती। जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी फिजिकल अपीयरेंस है बॉयज का अलग है और गर्ल्स का अलग है। स्ट्रेडियोल इज मेन फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी कि स्ट्रेडियोल एक दूसरा हार्मोन है जो फीमेल में एक्ट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स
दैट पार्टिसिपेट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो जितने भी फीमेल के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसके लिए फीमेल हार्मोन है, और नाम हार्मोन का याद रखेंगे। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रेडियोल। और मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक, जिसमें भी एस्ट्रेडियोल, एस्टेरॉन इस तरीके के वर्ड आएंगे हार्मोन के नेम में, वो होंगे एक स्पेशल तरीके के कैटेगरी के कंपाउंड, उनको बोलते हैं स्टीरॉयड। क्या बोलते हैं उनको? स्टीरॉयड। ठीक, तो अब आई थिंक आपका खत्म हो गया ये स्ट्रेस वाला। मुझे लग रहा है उस ड्रग वाले चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइन से ही आया है वो क्वेश्चन। जी, नहीं नहीं, अलग अलग चीजों के लिए लेते हैं, ऐसा थोड़ी। अभी कोरोना हुआ था तो जो दवाइयां चल रही थी वो स्टेरॉइड से रिलेटेड थी, और स्टेरॉइड अगर बहुत ज्यादा ले लेते तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए स्टेरॉइड जो लोग ले रहे थे, जो दवाइयां कोरोना की ले रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे मेडिकल मेरे पास नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं जितना जानती हूँ वो स्टेरॉइड से रिलेटेड हार्मोन थे, जिनकी वजह से शुगर का लेवल, मेडिसिन थी जिसकी वजह से शुगर का लेवल बहुत हाई हो रहा था, इसलिए लोग उस समय पे मतलब थोड़ा शुगर वगैरह वैसे कम ले रहे थे अपने फूड। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आपका बायोमोलिक्यूल का ये चीज खत्म हो गया है। अब आपने करना है, अब आपको 2-3 PYQ करा देते हैं। तो अभी और कभी, अभी अभी कभी कभी क्या बच्चे कौन जा रहे हैं? नहीं बैठेंगे, अभी कहाँ जा रहे हैं? 2-3 सवाल करा रहे हैं बस, ज्यादा नहीं। जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ। अगर चैप्टर में कोई लाइन, कोई चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं समझ आती है, मेरे से जरूर अलग से पूछ लेंगे या क्लास में पूछ सकते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई चीज उस तरीके की हो जो आपके बाउंस हो जाए, याद ही ना हो, तो क्या करना पड़ेगा आपने? ऑनलाइन में कौन कौन है? ऑनलाइन बच्चा पार्टी, कैमरा ऑन कर लीजिए जरा। जरा कैमरा ऑन करें। कहाँ गया बायोमोलिक्यूल इसमें? जेई में से निकाल दिया क्या? मिल गया? अब देखो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड that contains only one basic functional group in chemical structure. Naturally occurring amino acid that contains only one basic functional group in structure. ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचर में कौन कौन से 10 प्रेजेंट है, और उसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब टोटल जो आपका क्वेश्चन हो गया वो किससे रिलेटेड हो गया? स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ना। याद है तो काम बन जाएगा, नहीं है तो काम खराब हो जाएगा। हिस्ट्री नींद दिया हुआ है, आरजी नींद दिया हुआ है,
और लाइसिन दिया हुआ। सबके स्ट्रक्चर मैंने बता चुकी हूँ आपको। बोलो बच्चों। एस्पेराजीन जो है इसका दिया हुआ है कि एस्पेराजीन जो होता है आपका, ये जो होता है ये नेचुरली अकरिंग है। और एस्पेराजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखो, यहाँ पे COH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH, इधर पे CH2, इधर CO, इधर NH2, इस तरीके से। हाँ इस पे बॉन्ड कुछ ज्यादा ही बन गए। हाँ यार, हाँ एस्पेराजीन के स्ट्रक्चर में देखो, देख के बता रहे हो स्ट्रक्चर। कहाँ गया, कितने गया, कितने गया? नहीं मैं भरोसा नहीं करती हूँ। यहाँ पे एक C जुड़ेगा, CH2, यहाँ पर एक C जोड़ दो, एक C, है ना? ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या बोला इन्होंने, स्ट्रक्चर दे नहीं रखा है, स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि naturally occurring amino acid that contains only one basic functional group in its chemical structure। तो बेसिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ये एसिडिक है आपका, है ना? ये क्या हो गया, NH2 हो गया। ये क्या है, CONH2। CONH2 का मतलब होता है एमाइड। एमाइड भी किससे रिलेटेड है, एमाइड को बेसिक नहीं समझेंगे। एमाइड किससे बना होता है, एसिड से बना होता है ना, एसिड एमाइड होता है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, एसिडिक कैरेक्टर का होगा। ये COH ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो बेसिक एक फंक्शनल ग्रुप है एमीन, ये बेसिक होगा ना, ठीक है। और एक और पॉइंट था इसमें कि आपको क्या देखना है, नेचुरली अकरिंग भी देखना है। स्टार बना के जो दे रखे थे वो एसेंशियल थे। एक बेसिक फंक्शन, क्वेश्चन ये था। क्लियर है बात? बोलो बच्चों। आंसर बता दिया मैंने सीधे। क्या दो है कर रहे हो, बोलो। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें एमिनो एसिड के 2023 में 3 या 4 क्वेश्चंस हैं लगातार पेपर्स में, जिसमें एमिनो एसिड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जैसे आर्जिनिन का A हो गया, एस्पार्टिक एसिड का क्या है वो, एस्पेरेजीन का क्या है, एलानिन का क्या है। तो जो शॉर्ट एक लेटर दिया हुआ था उस एक लेटर से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है इस चैप्टर से विटामिन वाले चार्ट से, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज है। जैसे इसमें दिया हुआ है विटामिन ए, थियामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन ए से अभी कल ही आपको बताया था कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में जीरोप्थेल्मिया दिया हुआ है, एक में बेरी बेरी दिया हुआ है। विटामिन सी याद रखते हैं, सी और एस फॉर स्कर्वी डिजीज। सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और डिजीज का नाम क्या याद रखेंगे, स्कर्वी। ठीक है, तो ये डिजीज से मैचिंग, अगर आपको विटामिन ई कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज है ये याद है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब कुछ टफ क्वेश्चन बता देते हैं।
कुछ स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन टफ भी बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा क्या है टफ टफ बनेगा, इजी ही बनेगा, टफ भी बन जाता। सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल, हाँ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, आपको टेस्ट दे रखे हैं डिफरेंट टाइप के इस तरीके से। एक दिया हुआ है मॉलिश, एक दिया हुआ है आपका बाइयूरेट, अच्छा बाइयूरेट बताना था आपको। एक दिया हुआ है कार्बाइलामीन, एक दिया हुआ है शिफ, ठीक है। और इधर पे दिया हुआ है पेप्टाइड, मैचिंग करनी है। इधर दिया है कार्बोहाइड्रेट, इधर दिया हुआ है प्राइमरी एमीन, और इधर पे दिया है एल्डिहाइड। तो पता ही है आपको, मैचिंग कर लेंगे। शिफ आपका एल्डिहाइड, मॉलिश कार्बोहाइड्रेट, कार्बाइलामीन 1 डिग्री अमीन का होता है, और बाइयूरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है, तो पेप्टाइड। क्लियर है ये क्वेश्चन बच्चों? और सबके पास कोई आवाज नहीं है? अरे कंप्लीट सवाल क्यों नहीं आता? चल, अब प्रोटीन एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 1 मिनट लगेगा। प्रोटीन एक्स है विद मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 70,000 यू, ठीक है। ये क्वेश्चंस कराने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैम पीवाईक्यू भी करा रही है इस चैप्टर के, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। 70,000 यू on hydrolysis gives amino acid, on hydrolysis gives amino acids, ठीक है भाई। तो क्या खास बात है? वन ऑफ दीज अमीनो एसिड इज, अब बोल रहे हैं ये जो अमीनो एसिड देगा ना, इसमें से कौन सा एक अमीनो एसिड होगा, इसका स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? मजे का बन गया। तो जो भी आपको फॉर्मूला दिए हैं ना, अभी इस क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस इतना समझ आ रहा है कि जो फॉर्मूलाज डिफरेंट दिए हुए हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि वो 70,000 का एग्जैक्ट मल्टीपल है क्या। क्योंकि पॉलीमर में क्या होता है, पॉलीमर में यही तो होता है कि n नंबर ऑफ ए जुड़ गए और इन्होंने क्या बना दिया, a रेज टू पावर n, है ना। अब इसका मॉलिक्यूलर, इसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट मान लो, इसका मान लो है 50, है ना। तो इसका क्या होगा, 50 इंटू एन ही तो होगा, ऐसे होगा ना। क्यों बच्चों, ये बात समझ आ रही है? तो अभी तक बात ये समझ आ रही है कि अपने को अमीनो एसिड जो 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, उन चारों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और देखेंगे 70,000 जो इसका पूरे का मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का दिया हुआ है, वो उसके मल्टीपल हो रहे हैं क्या, ऐसा कुछ देखते हैं, कोशिश करते हैं। भी देखो, ए का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तब तक ए का मॉलिक्यूलर वेट निकालो फटाफट। ए का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। ए बी, इनके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। सी का निकालो, या और कोई क्लू आ रहा हो आपको समझ में तो बताओ।
हाँ, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है। हाँ, पानी ब्रेक करने का काम करेगा ना, जुड़ेगा थोड़े। सबके मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। हाँ, अब देखो ध्यान से, इसमें इस क्वेश्चन में कहानी में ट्विस्ट क्या है, क्या पॉइंट याद रखना है। जब भी कोई प्रोटीन प्रोटीन की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो प्रोटीन हाइड्रोलिसिस करके अल्फा एमिनो एसिड बना, कैसा एसिड बनाता है? अल्फा एमिनो एसिड। अब अल्फा एमिनो एसिड का क्या मतलब था, बता दो जल्दी से। अल्फा एमिनो एसिड का क्या मतलब था? अल्फा एमिनो एसिड का क्या मतलब था? एमिनो एसिड की अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होगा। एमिनो ग्रुप किस पोजीशन पे आएगा? एसिड की अल्फा पोजीशन पे। तो देखो ध्यान से, किस स्ट्रक्चर में अल्फा पोजीशन पे एमीन दिखाई दे रहा है? पहला स्ट्रक्चर देखो, COH है, तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ये गामा हो गया, यहाँ पे डेल्टा पे दिखाई दे रहा है, तो डेल्टा अमीनो एसिड बना है। दूसरे ऑप्शन को देखो, ये अल्फा, ये बीटा अल्फा पे अमीनो है, ये गामा, ये डेल्टा है ना, तो अल्फा अमीनो एसिड ये हो गया। तीसरे ऑप्शन को देख लो, तीसरे ऑप्शन में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे दिख रहा है ना, और चौथे ऑप्शन में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो कौन सा अमीनो एसिड हमें देखना है इसमें? कंप्लीटली अल्टीमेटली टूटेगा किसमें? अल्फा एमिनो एसिड में। तो ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा? बी। मॉलिक्यूलर वेट से कोई लेना देना नहीं था। मॉलिक्यूलर वेट क्या दे रखा था? है भाई, और सबके सेम आ रहे थे। चलो अब आप खुद से करना, इस चैप्टर को पहले करेंगे, फिर PYQ पे और बात करेंगे हम। ठीक है, आज की क्लास आपकी करते हैं। हाँ।